ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 19 में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं महाराष्ट्र के जाने माने वरिष्ठ नाट्य लेखक, निर्देशक एवं समालोचक डॉक्टर सतीश पावड़े जी। तो सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपका परिचय, जैसा कि ब्लैक स्वेल थिएटर के वेबिनार की एक परंपरा रही है कि हम अतिथि का परिचय जो हमारे बीच में सुधी गण जुड़े हुए हैं उनके साथ करवाते हैं। खैर, इसमें जो भी छात्र जुड़े हैं वे सभी परिचित हैं आपसे और आपके काम से, लेकिन फिर भी जो बाह्य हमारे छात्र जुड़े हैं, अतिथि जुड़े हैं, उनसे मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय जरूर कराना चाहूंगी। डॉक्टर सतीश पावड़े महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध नाटककार, नाट्य निर्देशक एवं समीक्षक हैं। विगत 35 सालों से नाट्यकला के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में सहायक प्रोफेसर के पद पर विराजमान हैं। आपने 30 नाटकों का लेखन, 50 नाटकों का निर्देशन तथा कई डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म भी बनाई है। आपको महाराष्ट्र सरकार द्वारा साहित्य मंडल के उत्कृष्ट साहित्य निर्मिति के लिए 2 बार तथा कामगार कल्याण मंडल ने भी लेखन के लिए 4 बार पुरस्कार देकर नाटककार के रूप में आपको सम्मानित किया है। इसके अलावा स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार, मैग्मन ऑनर अवार्ड, यूनेस्को क्लब अवार्ड तथा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। आपने कई महत्वपूर्ण नाटकों को लिखा है और कई नाट्य विमर्श भी आपने लिखे हैं, जिनमें तृतीय रत्न, आंधार पहिला मानुष, गाड़गे बाबा, इसके अलावा आपकी महत्वपूर्ण किताबें जो हमारे बीच में हैं, द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, रंग विमर्श, नाट्य विमर्श, और लगातार आज भी आप लेखन का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही एक पक्ष जो मैं भी आपको जानती हूँ विगत 10 सालों से, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि नाट्य निर्देशन का एक बड़ा पक्ष आपका है। आप न सिर्फ नाट्य निर्देशन करते हैं, नाट्य को पुनर्सृजित भी करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण नाटककार श्यामल बकेट के नाटक है वेटिंग फॉर गोदो, जिसे आपने एक बार फिर गोदो के नाम से किया, वह गंदी गली, ऐसे कई नाटक है। ब्लैक जो लोग हैं उनके ऊपर नाटक है, अपनी संस्कृति और साहित्य संस्कृत नाटक है, मृच कटिक नाटक। तो इस तरह विभिन्न नाटक की विभिन्न परंपराओं, विभिन्न धाराओं को आपने निर्देशित किया है, लोगों तक पहुंचाया है। और आपके साथ एक अच्छी बात यह है सर कि आप महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी दोनों नाटकों को करते हैं। दोनों भाषाओं में आपकी अपनी एक पकड़ है, जिससे आप प्रस्तुत भी करते हैं और लेखन के भी कार्य में आप सक्रिय हैं। तो जैसा कि आज का विषय है नाट्य लेखन एवं नाट्य अनुवाद की सृजन प्रक्रिया, तो आपको सुनना बहुत ही सुखद रहेगा सर। हम चाहेंगे कि आप अपनी बातचीत इसी विषय से आरंभ करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि और डॉक्टर सुरभि विप्लव। बहुत खुशी होती है जब अपनी ही छात्र डॉक्टर बन जाती है, तो एक शिक्षक के लिए बहुत गर्व की बात होती है। खासतौर पर राजदीप राठौड़ का भी मैं यहाँ विशेष आभार मानना चाहूंगा। अपनी बात करूंगा उससे पहले आज का जो दिन है ये कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उसको भी आपको बता दूं या याद दिला दूं। जैसे कि आप सभी लोग बाल गंधर्व जी को जानते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है मराठी संगीत रंगमंच का, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हीं के समकक्ष या उन्हीं के समय में हुए संगीत सूर्य केशवराव भोसले, आज इनकी भी जयंती है। और इनका मैं चरित्र लिखा मैंने अभी, जो जल्दी पब्लिश होने वाला है। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो उनकी वो जो बड़प्पन है या उनका जो काम है, मात्र 31 साल में 100 साल का काम करने वाले ऐसे महान रंगकर्मी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि आज अगस्त क्रांति दिन भी है, तो उन सभी क्रांति योद्धाओं को भी मैं नमन करता हूँ। और दूसरी एक बात है कि आज आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस भी है। जो हमारी धरोहर है उसको
कायम रखने के लिए और याद दिलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और एक दिन आज ऐसा भी है कि जो शायद हमारे जीवन पर, हमारे अस्तित्व पर जिसने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो आज ही के दिन 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। तो आज के ही दिन नागासाकी में परमाणु बम डाला गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और मैं 9 अगस्त को खास तौर पर मैं याद रखना इसलिए भी चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ है वो नागासाकी हिरोशिमा का, जिससे आगे वाली दुनिया का चरित्र बदल गया। और लेखन में, विशेष तौर पर नाट्य लेखन में, रूपांतर, भाषांतर, इन सभी विधाओं में, साहित्य की सभी विधाओं में उसका एक बहुत गहरा असर पड़ा है। और आगे चलकर इसी के परिप्रेक्ष्य में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का भी जन्म हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जैसे विषय पर पीएचडी करने का मौका मिला और करीब से इस नरसंहार को जानने का मौका मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि मानवता से बढ़कर कोई चीज नहीं है और हमें बार बार हिरोशिमा नागासाकी ये याद दिलाते रहेंगे। जो परिचय दिया सुरभि ने, मुझे लगता है कि मेरे बारे में बहुत सारी बातें आपको सुरभि ने बताई है। और चूंकि वो मुझे करीब से जानती है, एक सहपाठी के रूप में, कलाकार के रूप में, हमारे विभाग की एक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो निश्चित रूप से कुछ बातों का जो उल्लेख किया है मैं आगे उसको करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक कि मैं बिल्कुल एक बड़ा लेखक नहीं हूँ, नाटककार नहीं हूँ, और जिसको कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड और बाय बॉर्न या बाय बर्थ, इस तरीके का, तो ये मेरे पास कुछ नहीं है। न मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, न मुझे बर्थ से कुछ मिला है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं जब से मेरा रुझान हुआ और मैं ये समझने लगा कि अभिव्यक्ति का मात्र एक ही माध्यम मेरे लिए बहुत सशक्त है जिसमें मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाता हूँ, तो वो है रंगमंच। और जब ये बात है तो फिर रंगमंच के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, तो एक रंगकर्मी हूँ। रंग कर्म के जितने भी पक्ष है, वो तकनीकी हो, वो स्क्रिप्ट से रिलेटेड हो, वो मैं सब बहुत ही चाव से करता हूँ, रुझान से करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि एक रंगकर्मी को रंग कर्म के सारे पक्ष को समझना बहुत ही आवश्यक है, तभी वह रंग कर्म की तह तक जा सकता है। तो आज भी मैं, एक बहुत बड़ा लेखक आया और फिर वो अपनी सृजन प्रक्रिया के बारे में बताएगा, फिर क्रिएटिव प्रोसेस बताएगा। शायद मेरी वो पात्रता नहीं है, लेकिन मैं, हाँ, ये जरूर है कि मैं अपने जो अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर जो भी नाटक लिखने का काम, अनुवाद का काम, भाषांतर का काम, इवन नाट्यालेख के संपादन का काम, निर्देशन का काम, और जो बाकी तकनीक का काम किया, तो उसको मैं सृजन प्रक्रिया के साथ जोड़ना भी चाहूंगा और वो बताना चाहूंगा। तो मुख्यतः मैं जो है अपने अनुभव के आधार पर अपनी सृजन प्रक्रिया को बताने की कोशिश करूंगा। ये सच है कि हर लेखक का, हर निर्देशक का, या हर जो भी रचनाकार है, उसका अपनी अपनी उसकी सृजन प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। तो शायद हो सकता है कि बहुत पर्सनलाइज ये हो जाए, लेकिन वो इसलिए भी जरूरी है कि सुरभि जी ने जो अभी मौका दिया है, तो इस बहाने मुझे लगता है कि ये अपनी खोज का भी एक मौका है। ये अपनी अपना ही शोध लेने का भी ये अवसर है, मौका है। तो मैं इसका फायदा जरूर लूंगा, और अपने आप का भी एक आत्मचिंतन और एक आत्म स्वर और आत्म की खोज और जो भी है सेल्फ का जो है उसको मैं करने की कोशिश करूंगा। तो मुख्यतः ये है कि मैं बहुत छोटा था बचपन में। मेरा गांव है वर्धा जिले में ही, वर्धा से 30-40 किलोमीटर, धनोड़ी बहादुरपुर। ये गांव इसलिए भी जाना जाता है कि स्वतंत्र संग्राम में इस गांव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और दूसरा जो है, महात्मा ज्योतिबा फुले को आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने समाज प्रबोधन के लिए सत्यशोधक जलसा का बहुत बड़ा काम किया। तो मेरे ही गांव के बाजू में एक नायगांव करके गांव है, वहां गुलाबराव पाटिल सिसोदिकर हुए हैं, और जो फुले की विरासत को लेके, फुले के विचारों को लेके वहां सत्यशोधक जलसे करते थे। इनका बहुत बड़ा काम है।
लेकिन आपको मालूम है कि इतिहास की ओर देखने की दृष्टि भी अभी इतनी प्रदूषित हुई है कि जो भी हमारे इतिहास नायक है वो अगर उच्च वर्ण के है या वो सिस्टम में ऊपर है तो उनका बहुत उनके बारे में बहुत लिखा बोला जाता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन चूंकि वो मुख्य प्रवाह में नहीं है तो पीछे रह जाते हैं। इसका भी संबंध मेरी सृजनशीलता से है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो इस धनोड़ी में मैंने अपने बचपन में एक लोक नाट्य देखा था, जिसका काफी प्रभाव मुझे हुआ। मैं ये देख रहा था कि किस तरीके से एक लोक नाट्य में दूरी मिट जाती है लोगों में और प्रस्तुत करने वाले कलाकारों में। वो आपको हंसा रहे हैं, वो मजा कर रहे हैं, लोग भी मजा ले रहे हैं, और जाते जाते अंत में आपको एक मैसेज भी दे जाते हैं। और फिर गांव में जब 8 दिन 15 दिन चर्चा होती है तो उसमें वो मैसेज भी बार बार उसको दोहराया जाता है, उसको याद किया जाता है। तो मुझे ये लगा, असल में बाद में तो मैं कविता भी लिखता था, कहानी लिखता था। चूंकि पेशे से पत्रकार था तो पत्रकारिता के लिए जितने प्रकार का लेखन कर सकता हूँ वो किया। लेकिन जिस दिन मुझे ये लगा कि नहीं, बस नाटक और रंगमंच ही मेरी अभिव्यक्ति का बहुत ही अप्रोप्रिएट माध्यम है, तो फिर मैंने आगे उसमें काम किया। तो ये लोक नाट्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं बहुत छोटा था, मुझे नाटक वगैरह क्या है समझ में नहीं आता था, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है, वो मुझे आज भी याद है। आज भी मुझे लगता है कि कितने लोगों को जहन तक वो जा सकता है और आम आदमी को प्रभावित कर सकता है। तो ये तो डेफिनेटली है कि एक मास मीडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम है ये, और इस कला का जो अपना महत्व है वो इस तरीके से। उसके बाद में फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं पुलगांव, वो भी यहाँ से 40 किलोमीटर गांव है, और पुलगांव कॉटन मिल और एमिनेशन डेपो के लिए जाना जाता है। तो यहाँ मैंने पुलगांव कॉटन मिल के जो हर साल गणेशोत्सव होता है उसमें एक नाटक देखा था। तो ये पहली बार मैंने अपने जीवन में नाटक देखे, और निश्चित रूप से मैं प्रभावित हुआ। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं प्रभावित क्यों हुआ। गाना बजाना होता है, पढ़ना लिखना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं नाटक से ही क्यों प्रभावित हुआ। तो हो सकता है कि शायद नाटक के उस सारे स्वरूप में कुछ ऐसी बातें जरूर होगी कि जिन्होंने मुझे आकर्षित किया, जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, और यूं कहिए कि एक तरीके से अपने रंग संस्कार भी किए। संस्कार दो तरीके होते हैं, जो अपना अपने माँ बाप, अपना समाज करता है, और दूसरा वो है जो कोई एक कला आप पर करती है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे, उस समय तो इतना समझता नहीं था, लेकिन जब 10वीं 12वीं में था तो फिर स्कूल में फिर एक नाटक देखने का मौका मिला। हालांकि मैंने ये कोशिश की कि मुझे भी नाटक में काम करने का मौका मिले, लेकिन शायद मुझे कुछ आता नहीं था। मेरे जो शिक्षक थे बोलते, यार तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम क्या करोगे इसमें, तो एक काम करो कि आप नाटक देखो। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज लगता है कि नाटक करना जितना महत्वपूर्ण है उतना नाटक देखना और पढ़ना भी महत्व है। तो उसके बाद में फिर जब वापस वर्धा में मैं 1982 में जब यहाँ कॉलेज में आया, तो यहाँ फिर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद ये मेरा अवकाश है जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और जैसे कि आम तौर पर किसी भी रंगकर्मी की शुरुआत अभिनय से होती है, तो मेरी भी शुरुआत अभिनय से हुई। उस वक्त मैंने कुछ हिंदी और मराठी नाटकों में काम किया, और फिर एक साल ऐसा लगा कि नहीं यार, अब कुछ अपनी बात रखनी चाहिए। ये तो वही नाटक है जो, तो अपनी बात रखनी चाहिए। ये पता नहीं कैसे दिमाग में आया। तो फिर मैंने उस समय में अपना एक पहला नाटक लिखा था और उसको निर्देशित भी किया था। ये बात है 1983 की। और मेरे नाटक का नाम था मराठी में वेड्यांची इंडस्ट्री, हिंदी में पगलों का बाजार। तो इस तरीके से, तो आज तो वो स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे जीवन का ये पहला नाटक था, बतौर लेखक और निर्देशक भी और बतौर एक्टर भी, तो उसकी स्मृतियां मुझे याद है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसा था, ऐसे क्यों ख्याल आया कि मैंने वो पागलों का बाजार या वेडेंची इंडस्ट्री नाटक लिखा। तो शायद मुझे ये लगता है कि और उस समय तक तो मैं नुक्कड़ नाटक के भी काम करता था, और जो भी सामाजिक आंदोलन, युवा के आंदोलन रहे, उससे भी जुड़ा था। तो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य, एक सामाजिक रियलाइजेशन धीरे धीरे वो रंग संस्कारों के साथ में आता रहा। और फिर लगा कि हाँ,
ये बात है कि इसमें मैं अपनी बात कह सकता हूँ। तो बहुत छोटी सी थीम थी उसकी। अब देखिए कि इतने सालों बाद फिर मैं सोच रहा हूँ, तो जब देश पर ऐसा समय आया है, समाज में ऐसा समय आया है, तो जिनको हम होशियार समझते हैं, जिनको हम शिक्षित समझते हैं, जिन पर देश की बागडोर है, वही लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए पागल हो रहे हैं। और इस समय में पागल ये सोचते हैं कि ये अच्छे लोग अगर पागल हो जाए तो हम लोगों ने इस पागलों के बाजार में नहीं शामिल होना है, बल्कि हमको इनको दुरुस्त करना है। तो ये जो एक अचानक ख्याल अब आया, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। शायद जो भी मेरे पर सामाजिक संस्कार, रंग संस्कार, आंदोलनों के संस्कार है, तो उसमें ये चीज दिमाग में आई, मैंने वो लिखा, उस वक्त किया भी जिस भी तरीके से होगा, क्योंकि पहला प्रयास था, बहुत मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन ये जरूर है कि अब जब हम सृजन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे क्या सोच है, उसके पीछे क्या विचार है। क्यों ऐसे ख्याल आते हैं कि आप पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट को लिखना चाहते हो, उसे अनुवादित करना चाहते हो, या उसे भाषांतरित करना चाहते हो, या कई बार आप उसको संपादित भी करना चाहते हो। तो इसमें आपको आपका रास्ता मिल सकता है। कई साल पहले मैंने सीताराम जी चतुर्वेदी की एक किताब लिखी थी, मतलब पढ़ी थी, लेखन कला करके। तो उन्होंने लेखन कला क्यों की जाती है, कोई आदमी लिखने के लिए क्यों उद्युक्त होता है, तो उन्होंने कई 3 कारण बताए। उसमें दैवी था, ये था वगैरह। तो उसमें एक तीसरा कारण था जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, वो है जरूरत के लिए आदमी लिखता है। तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कि अभी जितना भी मैंने काम किया है, तो मैं जरूरत का नाटककार हूँ। क्योंकि वो मेरी जरूरत होती है, वो मेरे मित्र की जरूरत होती है, या वो मेरे किसी रंगकर्मी जो मेरी संस्था है या रंगमंडल जो भी है, उनकी जरूरत होती है। और जब बहुत ही ऐसी जरूरत आ जाती है, क्योंकि मैं सीजन लेखक नहीं हूँ, जब ऐसी जरूरत आ जाती है तो फिर मैं लिखता हूँ। तो आप ये समझ जाइए कि मैं ये तीसरी श्रेणी का लेखक हूँ। आप उसे क्रिएटिव मानिए, नहीं मानिए, प्रतिभाशाली मानिए, नहीं मानिए, लेकिन हाँ, इस तरीके का एक है कि जरूरत से मैं नाटककार बना, क्योंकि मेरा मुख्यतः जो स्पेशलाइजेशन था, जो मैंने नागपुर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन में किया, तो मेरा स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन था। और मुझे डायरेक्शन में ही बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मैं ये समझता था कि नाटककार तो लिखता है, वो किसी बात का सृजन करता है, लेकिन निर्देशक वह व्यक्ति है जो नाटककार के लिखी हुई बात का भी पुनर्सृजन कर सकता है। तो जहां रिक्रिएट करने की बात है, तो वो, और बहुत आजादी है, निर्देशक को बहुत आजादी मिलती है कि वो अपने तरीके से अपना डिजाइन, अपनी दृष्टिकोण अपना उसमें लाए और बात करे। और फिर इस तरीके से निर्देशन का मैं काम करता रहा। उस वक्त मैंने आषाढ़ का एक दिन किया, उसके साथ में जो सामाजिक आंदोलनों से जुड़े थे वो नाटक किए। उसके बाद में, जैसे कि मेरे पसंदीदा 2 नाटककार है, जिसमें मोहन राकेश अल्टीमेटली है और दूसरे है अल्बेर कामू। तो उनके भी नाटक ट्रांसलेट किए और उनको भी मैंने निर्देशित किया। तो इसके साथ में जैसे जैसे मैंने बताया कि जरूरत से लेखक बना या जरूरत से नाटककार बना, तो उस समय में हमारे मित्र थे जो आंदोलन में थे, और वो चाहते थे कि कोई एकल प्रयोग करे और गांव गांव में, बस्ती बस्ती में जाकर उसके शो करे। उन्होंने कहा कि हमको इस तरीके से आप कुछ लिख के दीजिए कि हम फिर कोई साथ में रहे ना रहे, मैं कहीं भी उसके शो कर सकता हूँ। तो इसमें से मैंने सबसे पहला मेरा एकल नाटक लिखा था, मेरा शहर मुझे वापस लौटा दो। तो इसके पीछे लिखने का जो उद्देश्य था, आपको याद होगा कि वो जो समय था 85 और वो समय के बाद में, तो हिंदू मुस्लिम दंगों का बहुत समाज था, जिससे समाज स्वास्थ्य नियर अबाउट खराब हो गया था और मानवीयता पर भी बहुत बड़ा था। तो इसमें मैंने वो लिखा कि ऐसा वो शहर है जहाँ सब लोग भाईचारे से रहते हैं, और फिर कोई अपने एक स्वार्थ के लिए, कोई अपनी एक धार्मिक अंधता के लिए या धर्मांधता के लिए, फिर इस तरीके से, क्योंकि हमारी साझी संस्कृति है, हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं है, तो उसमें से तो मैंने फिर ये मेरा शहर मुझे वापस लौटा दो, ये मैंने नाटक लिखा। और बहुत खुशी की बात है कि आज तक इसके 500 से भी ज्यादा शो हो गए।
हमारे विदर्भ के एक बहुत जाने माने रंगकर्मी निर्देशक है रमेश लखमापुरी जी। इन्होंने कई इसके 200-250 शो किए। उसके बाद में एक बंडे खाने करके हमारे एक जो एनजीओ चलाते हैं, जो आदिवासियों में काम करते हैं, उन्होंने भी इसके कई सारे शो किए। अभी मुझे आंकड़ा मालूम नहीं, पर 800-900 शो जरूर उसके हुए होंगे। उसके बाद में दूसरा एक था कि दूसरा मैंने एकल नाटक लिखा था जिसका नाम था मेरी आवाज सुनो। तो इसमें भी यही पक्ष था, जो मेरे रंग आंदोलन और सामाजिक आंदोलनों के जो संस्कार मुझ पर हुए थे, तो उसमें भी यही बात हुई थी कि एक कवि, एक कलाकार ये कहता है कि मेरी भी आवाज सुनी जाए, और एक बहुत ही अच्छा भारत, एक बहुत ही अच्छा देश जहाँ किसी पर अन्याय ना हो, जहाँ सब अपने सुख के साथ रहे, आनंद के साथ में रहे। तो और इसके बाद में ये सारी जरूरत की चीजें है ये। इसके बाद में फिर मैं एक युवा साहित्य समाज नाम की संस्था थी, वो भी एक बहुत बड़ा युवाओं का आंदोलन था। और उस समय बहुत सूखा बहुत पड़ा था, जिसके कारण खेतीहार मजदूर भी, लोग भी सुसाइड भी कर रहे थे, और बहुत, तो उस पर आधारित मैंने सूखा है इस तरीके का एक नुक्कड़ नाटक लिखा। उसके बाद में फिर जरूरत के लिए मुझे आकाशवाणी वालों ने बताया गया कि यार आप इतना लिखते हो, एक आकाशवाणी को लिखो। तो मैंने उनको कहा ये मेरा अनुभव नहीं है आकाशवाणी का लिखने का, मैं तो बस इस तरीके से लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं लिखिए, हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि एकल लिखने का ट्रेनिंग या नुक्कड़ नाटक लिखने का ट्रेनिंग मुझे इस आंदोलन से ही मिला, तो मेरा रेडियो नाटक लिखने का भी ट्रेनिंग आकाशवाणी से उन्होंने बताया बताया मुझे कि आपको जो लिखना है लिखिए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये नाटक कानों से देखा जाने वाला है। तो कानों से देखा जाने वाला है, तो ये उस वक्त तो इतना समझता नहीं था। उन्होंने कहा कि ध्वनि और इस तरीके से आप उसकी, तो मैंने फिर उसको नए सिरे से लिखा। और ध्वनि का माध्यम क्या है, रेडियो नाटक क्या होता है, ये मैंने वहां समझने की कोशिश की। और उसमें तूफान आ रहा है इस तरीके से उपनाटक लिखा। और इसका भी विषय यही था कि ग्रामीण जीवन में नीचे तबके के जो लोग हैं, उनको किस तरीके से दबाया कुचला जाता है, उन पर किस तरीके से अन्याय अत्याचार होता है, और जिसमें खेतिहार किसान हो, खेतिहार मजदूर हो, और बाकी भी लोग। एक बहुत बड़ी जो हायरार्की है हमारी, रिलीजन की हायरार्की या हमारे सोशल स्ट्रक्चर की हायरार्की, तो उसमें मैंने लिखने की कोशिश की। तो ऐसा धीरे धीरे एक नाटककार के रूप में, एक लेखक के रूप में मेरा प्रशिक्षण शुरू हुआ। और आज मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि एक नाटककार को इस तरीके की प्रशिक्षण की बहुत ही आवश्यकता होती है। फिर भले ही वो गॉड गिफ्टेड हो, बाय बर्थ हो, या अपने कोशिशों से बना नाटककार हो। अगर आपको एक कंप्लीट रंगकर्मी बनना है, कंप्लीट नाटककार बनना है, क्योंकि तब तक वो विजन नहीं आता है। तो ऐसा विजन आने के लिए ये बहुत जरूरी है। और अब तक तो ये सारा एक कैजुअल के लिए, एक निमित्त विशेष के लिए ये सारा काम होता रहा। और जैसे मुझे पता चला कि अब अभिनय के बजाय मैंने निर्देशन और नाट्य लेखन की ओर बढ़ना चाहिए, तो फिर अभिनय धीरे धीरे छूटता गया, और निर्देशन पर ज्यादा काम चल रहा है। और आज भी मेरा मुख्य जो काम है वो निर्देशन का ही है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि जब आप हमेशा इस तरीके का प्रशिक्षण लेते हो, आप कुछ नया सोचते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो, तो आप में एक प्रयोग धर्मिता अपने आप में आती है, या फिर वो होना भी चाहिए। तो हो सकता है कि शायद मेरे स्वभाव में ये प्रयोग धर्मिता रही होगी, इसलिए मैं इस तरीके के प्रयोग करता रहा। इसके बाद में इसी के लिए बाद में मैंने एकेडमिक तरीके से, कि नाटक को एकेडमिक ढंग से भी रखा जाए, तो मराठी नाट्य दर्शन नाम का एक नाटक लिखा, जिसमें मराठी रंगमंच का 150 वर्ष का इतिहास उसमें बताया गया था। और करीब 15 नाटकों के, मतलब 150 सालों के 15 नाटकों के अंश उसमें लेके उसको पूरे इतिहास के साथ में बताने की कोशिश थी। और ये केवल इतिहास नहीं था, बल्कि एक शोध पर आधारित एक रिसर्च था। और मतलब एक इस तरीके से वो लिखा गया था, और उसमें मराठी रंगमंच का एक कुल मिलाकर इस तरीके का ब्यौरा रखा गया कि जिसमें कई ऐसी चीजें थी जो लोगों को नहीं मालूम, उसको सामने लाया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि महात्मा ज्योतिबा फुले को कोई नाटककार नहीं मानता है,
उन्होंने एक ना, और कई साल तक तो वो स्क्रिप्ट भी नहीं मिली, लेकिन एक बहुत बड़े नाटककार के रूप में भी। तो मैंने वहां से शुरुआत की और ये बताने की कोशिश की कि मराठी रंगमंच के असली जनक महात्मा ज्योतिराव फुले है। उनका तृतीय रत्न नाटक जो है वो बहुत फेमस नाटक है, और उस पर बाद में मैंने एक स्वतंत्र किताब भी लिखी। तो इस तरीके से मराठी नाट्य दर्शन लिखा, और इसके बाद में फिर उसी तरीके से उसी शोध पर आधारित पाश्चात्य नाट्य दर्शन, ये भी ऐसा ही कार्यक्रम था जिसमें पूरे विश्व के 15 नाटकों के अंश लेके पाश्चात्य रंगमंच पर अपनी एक टिप्पणी करने की मैंने अपनी एक कोशिश की थी। अब इससे क्या हुआ, अभी जितने भी मैंने अपने प्रयत्न बताए, इससे क्या हुआ कि मुझे नाट्य रचना, नाट्य लेखन, इसको समझने का मौका मिला, है ना। अचानक कोई आ गया और फिर मैं नाट्यकार बना, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे मुझे नाट्य रचना को, नाटक की बुनावट को, नाटक की संरचना को एक समझने का मौका मिला। और आप ये समझिए कि ये मेरे एक तरीके से नाट्य लेखन के प्रशिक्षण का ही कार्यक्रम था। और ये मेरा प्रशिक्षक था खास तौर पर, मूल तौर पर, जिसके कारण शायद मैं नाटककार बनने में कुछ कर सका हूँ। तो वो मेरा गुरु था, मेरे ही बीच छिपा हुआ मेरा नाट्य निर्देशक, है ना। जैसे आपको मालूम है कि कोई गुरु किस तरीके से अपने शिष्य को या अपने छात्र को तैयार करवाता है, तो इस तरीके से मेरे भीतर जो छिपा निर्देशक था, इसने बहुत मेहनत की मेरे नाटककार पर, और मुझे नाटककार बनने में बहुत बहुत ही उसने मेहनत की। तो ये एक जो एसोसिएशन है डायरेक्टर राइटर का, तो ये एक ही शरीर में दो होने की वजह से उसका मुझे फायदा हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया कि सारे माध्यमों में मैं लिखता था, कथा, कविता, ललित लेख और पत्रकारिता वगैरह। तो इसके कारण एक बात मुझे समझ में आ गई, और वो है शब्दों की ताकत। कि आप कम शब्दों में भी, आप एक शब्द में भी, इतना ही नहीं तो आप व्याकरण का कोई चिन्ह भी लेकर अपनी ताकत बता सकते हो। और इस वजह से धीरे 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 एक लेखक के लिए जो जरूरी है कि उसको शब्दों की ताकत समझ में आना चाहिए, तो वो इस प्रशिक्षण में, इस सारे लेखन के विविध प्रयोगों से ये बात मुझे समझ में आई कि शब्दों की महत्ता क्या होती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है, ये तो मोहन राकेश जैसे महान नाटककारों ने बगैर शब्दों का क्षत्रिय नाटक लिखा, या अब सैमुअल बेकेट ने बगैर शब्द का ब्रेथ जैसा नाटक लिखा। तो वहां बगैर शब्द भी, तो लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी ध्वनि के शब्द है, एक तरीके से ध्वनि को शब्दों का रूप देकर किया गया है। तो ये भी बात मुझे इसमें समझ में आई। तो ये शब्दों की ताकत मतलब लिखित शब्द, अलिखित शब्द, भाषिक संहिता, अभाषिक संहिता, तो ये सारा 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 जो है ये मुझे समझ में आता रहा। और तब तक कि मैंने बहुत गंभीरता से नाटककार बनना है वगैरह वगैरह ऐसी कोई गंभीरता मेरे में थी नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ जरूरत है, जहाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैंने अपने उसका मुझे बहुत ही फायदा हुआ। अब दो घटनाएं बीच में हुई जिसके कारण फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब हम अब काम कर ही रहे हैं तो अब थोड़ा गंभीरता से नाटक को लिखना भी चाहिए। वो सबसे पहली घटना थी कि मोहन राकेश जी का नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन, जो मेरा परम प्रिय नाटक है। इससे प्रिय एक नंबर पे बाद में दूसरा कोई नाटक है नहीं। पता नहीं, बहुत सारे रीजन होंगे, और मैं ही क्यों, आप में से कई लोगों को ऐसा है कि आज भी जो मोहिनी उस नाटक की है, आज मैं 57 ईयर्स का हूँ, 35 साल हो गए, अभी तक जो उसका प्रभाव है वो मिटा नहीं है। और दूसरा मैंने अनुवाद किया था एक क्रॉस पर्पस, ये अल्बेर कामू का नाटक था। ये दो नाटक के अनुवाद किए और इसका निर्देशन भी किया। और फिर मैं ये सही मायने में कह सकता हूँ कि अगर मैं नाटककार बना हूँ या मुझे नाटककार कहा जाता है, तो उसमें ये दो नाटक का क्रेडिट सबसे बड़ा है। नाटक की संरचना को समझना, नाटक की बुनावट को समझना, कैरेक्टर्स को समझना, जो नाटक की इकाई बताई जाती कि आशय, विषय, विषय, कथानक, उसका चरित्र, उसकी शैली, उसका शिल्प, उसका जो नाट्यगत संघर्ष है, वो भाषा है, चरित्र है। और उसके बाद में चूंकि निर्देशक के रूप में भी किया था, तो फिर मंच आलोकन है, मंच विन्यास है, और ये सारी चीजों को
तो ये भी समझने का मौका मिला, और एक बेहतर नाटक, एक सबसे अच्छा नाटक कैसे हो सकता है, तो उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मुझे ये दो नाटक के रूप में मिले, और ये दो नाटक से मैं आज भी प्रभावित। तो तब मुझे पहली बार लगा कि अब मैंने बहुत ही गंभीरता से लिखना चाहिए, और गंभीरता से इस तरीके से होना चाहिए। और फिर मेरा जो निर्देशक था उसने भी अनुमति दी कि एक बहुत अच्छा एसोसिएशन नाट्य निर्देशक और नाटककार के रूप में हमारा बन सकता है, तो कोई बात नहीं है। तो अब तक का बताने का यही तात्पर्य है कि मैं सीखता गया, मैं प्रशिक्षण से सीखता गया कुछ, मैं एकलव्य जैसा सीखता गया, कोई, क्योंकि कोई गुरु था नहीं मेरे पूरे घर में, कोई कला की नाटक की परंपरा नहीं थी। और ये तो देखा जाता था, मैं जिस समाज से आता हूँ तो उस समाज में नाटक को बहुत हेय दृष्टिकोण से देखा जाता था। जब आदमी निकम्मा हो जाता है तो चला नौटंकी करने, इस तरीके से बोला जाता था। तो उस समाज के लिए मैं तो निकम्मा ही था, क्योंकि मैं नाटक करता था। तो लेकिन ठीक है, जब एक बात तय कर लिया कि हम लोगों को क्या करना है, क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्या है जो मैं कर सकता हूँ, तो उसमें रंगमंच नाटक का एक मैं तो, और फिर चले हाथ, फिर मैं उस वक्त, क्योंकि पढ़ाई मैं बहुत करता था, पढ़ता मैं बहुत था, तो उसके वजह से बहुत फायदा हुआ। चलते चलते मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में मेरा एमएफए भी हो गया, वही मेरा नेट जेआरएफ भी हो गया, एसआरएफ भी हो गया, वही मेरी पीएचडी भी हो गई। तो साथ में ये अध्ययन का काम भी चलता रहा, जो मुझे अपने इसके लिए बहुत मदद होती रही। और बगैर चुनौतियों के ये क्षेत्र नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो चुनौतियां, परिश्रम, और अपने अभिव्यक्ति के माध्यम को खंगालना, ढूंढना, ये सारी प्रक्रिया में से धीरे धीरे ये बात होती रही। अब मेरे सृजन प्रक्रिया में सामाजिकता एक बहुत अलग अलग तरीके से आती है, सामाजिक प्रतिबद्धता अलग अलग तरीके से आती है। और उसके कारण मैंने आपको बताया कि मैं कई सारे आंदोलनों से उस समय जुड़ा है, मतलब वैसे से ही मैं जुड़ा था, तो उसका एक असर मेरे इसमें होता रहा, और इसीलिए एक दृष्टि मुझे प्राप्त हुई नाटक की ओर देखने की, रंगमंच की ओर देखने की, और उसका फायदा हुआ। उसके बाद में पत्रकारिता का मुझे फायदा हुआ, और इस तरीके से एक सर्जनशीलता को जो अवकाश मिलना जिसको कहते हैं, कि आपके क्रिएटिविटी को एक स्पेस मिलना जिसको कहते हैं, वो स्पेस और वो टाइम वो मुझे निश्चित रूप से उस समय में मिला। और फिर उस दृष्टिकोण से मैंने अपना काम शुरू किया। उसी समय में, चूंकि मैं नाट्यशास्त्र में बहुत रुचि रखता था, मैं चाहता था कि नाट्यशास्त्र का बार बार पुनर्पाठ हो। और एक दृष्टि है जो चिकित्सा की, एनालिटिकल एक दृष्टि जो थी मेरे पास, तो उसमें से मैंने देखा कि नाट्यशास्त्र को फिर से नए ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन ये केवल बोलने से नहीं होगा, आपको जो हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री का जो एकेडमिक स्ट्रीम है वहां आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने इंडियन एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यह एमए का एक पाठ्यक्रम था, वो मैंने किया। और चूंकि मैंने डिग्री के लिए नहीं किया था, ये मेरी जरूरत थी, तो मुझे 3 गोल्ड मेडल भी उसमें मिले उस समय में। तो वो एक अनुभव इतिहास की ओर देखने का, इतिहास की दृष्टि का, वो मुझे मिला। और उसकी वजह से मुझे ये लगा कि जब मैं मराठी रंगमंच का इतिहास हो, हिंदी रंग, तो मैंने देखा कि ऐतिहासिक नाटक बहुत कम लिखे जाते हैं, या चरित्र प्रधान नाटक बहुत कम लिखे जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये एक अच्छा माध्यम है जिसमें आप अपनी बात भी कह सकते हो, और आप ऐसे चरित्र जो समाज में पीछे रह गए हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, और जानता है तो कुछ लोकप्रिय पक्ष ही जानता है, अच्छे पक्ष नहीं जानते। तो फिर मैंने अपना जो मोर्चा है वो चरित्र प्रधान नाटक और ऐतिहासिक नाटक की ओर ये किया। और इसी के तहत फिर मैंने, जब मैं अमरावती में था, तो एक बहुत बड़े जो भारत के पहले कृषि मंत्री है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, और इन्होंने वैदिक वांग्मय में धर्म का उगम, इस पर मतलब क्या कहते हैं उसको, कि डॉक्टोरल भी प्राप्त की है विदेश से। तो उन पर मैंने नाटक लिखा, जब तक कि वो कृषि महर्षि और शिक्षण महर्षि नाम से ही जाने जाते थे। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अरे ये तो सत्यशोधक है, लेकिन ये सत्यशोधक जो उनका व्यक्तित्व का विशेष अंग है उस पर कोई बात नहीं हुई है, नहीं किसी का। और इतना ही नहीं, तो वो खुद कवि थे, गीतकार थे,
कलाकार थे, ये भी पक्ष लोगों के सामने नहीं आया। इसके बाद में लोक कला के लिए वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ काम करना चाहते थे। गांव खेड़े के लोक रंगमंच पे जो कलाकार काम करे उनके लिए एक बहुत बड़ा रंगमंच देना चाहते थे। और जब मैंने रिसर्च किया तो ये नाटक मैंने लिखा, सत्यशोधक पंजाब राव देशमुख। सब लोग आप जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक नाटककार थे, लेकिन जिस तरीके से तो वो इतिहास लाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले पर नाटक लिखा, सावित्रीबाई फुले पर नाटक लिखा, राजा संभाजी, आप सभी को मालूम है शिवाजी महाराज, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में कम जानते हैं। और जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि एक बहुत ही रंगेल अय्याश और इस तरीके का ये राजपुत्र था। इसने बेईमानी भी की और मुगलों से जाके मिला, मतलब जितनी गंदी और खराब बातें संभाजी के बारे में आज तक प्रचलित थी। क्योंकि मेरे भी पिताजी कहा करते थे, हाँ भाई संभाजी तो बहुत महान आदमी था, लेकिन वो अपने घर में नहीं पैदा हो, वो बाजू वाले के घर में पैदा हो। तो मुझे हमेशा लगता था कि क्यों पिताजी ऐसे कहते। तो जब पढ़ा लिखा तो समझा, अरे यार ये तो गड़बड़ है यहाँ। फिर मैंने रिसर्च किया और उस पर शिव कुलभूषण राजा संभाजी ये नाटक लिखा। आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, बहुत संस्कृत संस्कृत के विद्वान थे। मैं संभाजी महाराज की बात कर रहा हूँ। इन्होंने संस्कृत में 9 ग्रंथ लिखे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि नायिका भेद, नकशिक और एक 3 किताबें हैं। इनकी तुलना और इसका संबंध हम नाट्यशास्त्र से जोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी बातें जो है वो सामने आई नहीं। तो मैंने नाटक किया और करीब करीब 92-93 उसके प्रयोग पूरे महाराष्ट्र के। उसके बाद में जिजा माता, शिवाजी की माता जी, उनके बारे में ये मालूम है कि केवल शिवाजी की माँ है, लेकिन वह जो जिजाऊ है या जिजा माता है वो कितनी कर्तृत्वशाली महिला थी, ये मुझे पता चला। वो मैंने रिसर्च करके निकाला कि किला जो है वो किस तरीके से बांधा जाता है, कोऑपरेटिव तरीके से खेतों का व्यवस्थापन कैसे हो सकता है, छोटे छोटे जो धरन है वो कैसे बांधे जाते हैं। मतलब इतना कर्तृत्व है जो सामने आया ही नहीं। तो वो मैंने नाटक लिखा। और बाद में आप स्वामी चक्रधर का नाम आपने सुना होगा, स्वामी बसवेश्वर का नाम आपने सुना होगा। इनको हम महान संतों के रूप में जानते हैं, लेकिन कलाकार और साहित्य और कला के प्रति इनका जो काम है ये मैं नहीं, आप मतलब मैं भी नहीं जानता था कुछ साल पहले, लोग भी नहीं जानते। तो ये सामाजिक विद्रोही संत हुए हैं, इन पर भी मैं काम कर रहा हूँ। और अभी हर साल एक नाटक लिखने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरा शिवाजी पर नाटक लिखने का काम शुरू है, जिसमें शिवाजी महाराज को भी हम जानते हैं कि इतने सालों तक उन्होंने जो संघर्ष किया, इतने सालों तक उन्होंने जो कार्य किया एक स्वराज निर्माण के लिए, लेकिन जितने साल उनको ये संघर्ष करना पड़ा, उससे भी बड़ा संघर्ष उनको जब उनका राज्यभिषेक होना था तब करना पड़ा। क्योंकि उनको कोई क्षत्रिय मानने को ही तैयार नहीं था। इतना बड़ा महाराजा, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा व्यक्तित्व, स्वराज्य संस्थापक, लेकिन चूंकि वो मराठा कुंभी समाज से आते थे तो उनको क्षत्रिय नहीं माना जाता था। और फिर जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने टैक्टिस लड़ाकर या जिस तरीके से अपना राज्यभिषेक करवाया, वो जो 1 महीने का समय है वो उनके जीवन का और शिव चरित्र का भी एक सबसे बड़ा पहलू है जो मैं सामने लाना चाहता हूँ। तो आप ये समझ गए होंगे कि मेरा रुझान और मेरा ये किस तरीके से है। अब ऐतिहासिक नाटक लिखना, चरित्र प्रधान नाटक लिखना, तो ये बहुत ही स्पार्क आ गया और मैंने लिख लिया, ऐसा होता नहीं। इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, आपको एक भूमिका बनाना पड़ता है कि आपको रखना क्या है। और आप किसी भी ऐतिहासिक सत्य से, ऐतिहासिक तथ्य से आप अपलाप नहीं कर सकते, आप उसका विपर्यास नहीं कर सकते। और आपकी अगर दृष्टि स्पष्ट है, आपकी भूमिका स्पष्ट है, तो आप डेफिनेटली अच्छे नाटक लिख सकते हैं जो लोगों में प्रबोधन और जन जागरण का काम कर सकते हैं और ऐतिहासिक जो तथ्य है उसको भी सामने रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि प्रशिक्षण मेरा कैसे हुआ, तो मैंने मराठी की एक बहुत बड़ी उपन्यासकार हुई, अस्तित्ववादी उपन्यासकार उनको कहा जाता है, उनका हैट घातलेली बाई करके एक उपन्यास था। उस पर मैंने ती येते आणिक जाते ये नाटक लिखा। तो ये रूपांतर का मेरा पहला प्रयास था। उसके बाद में अभी जैसे सुरभि जी ने भी उल्लेख किया है, मैक्सिम गोर्की का नाटक बहुत फेमस है, द लोअर डेप्थ, लेकिन उसका परिवेश अलग है। और वो जो जिस परिवेश में लिखा गया, जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, तो कैपिटलिज्म का परिप्रेक्ष्य था, पूंजीवाद का परिप्रेक्ष्य था। लेकिन मैंने जब उसको
अभी किया, इतने सालों बाद, शायद 100 सालों बाद। तो मैंने उसका परिप्रेक्ष्य जो है वो भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा। और वो जो नाटक है, मुंबई जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग के नीचे जो झुग्गी है वहां होने वाला ये नाटक है। उसको मैंने किया। और मेरे अपने रूपांतरित नाटकों में मेरा सबसे प्रिय ये नाटक है, क्योंकि वो महानता है मैक्सिम गोर्की की, जिन्होंने इतना अच्छा उसकी संरचना, इतना अच्छा उसकी जो बुनावट है, जो टेक्सचर है वो किया। और बहुत महान नाटक है। मतलब एक निर्देशक को भी चैलेंज देता है, निर्देशक को ये निश्चित समाधान मिल सकता है कि मैंने एक अच्छा नाटक किया। और खास तौर पर ये मैंने अनुवाद भी किया, निर्देशित भी किया, और इसके साथ में मैंने इसका मंच विन्यास भी किया, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 बार उसकी दखल भी ली गई। तो अपने आप में ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था। उसके अलावा अभी जो जेबी सर प्रिस्ले का नाटक है। सर अभी जो जिस नाटक के बारे में आपने चर्चा की कि आपने उसका अनुवाद भी किया, लेखन भी किया, और पुनः उसको आपने जब सृजित किया मंच पर, तो उसकी जी जी। प्रक्रिया भी थोड़ी सी बताते चलिए सर, ताकि हमारे साथ जो मैं छात्र जुड़े मैं हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक जी थोड़ा सा एक रिव्यू लेके 5 मिनट में फिर मैं आपको उसी पर आऊंगा, मैं जी जी उसी पर जी बोलूंगा सर। अभी। जी सर। थोड़ा सा अंदाज आ जाए कि क्या क्या हुआ है। जी जी तो सर। ये जी इसके बाद में सिमोन द बुआ का द वेरी इजी डेथ है। ये आत्मचरित्र पर एक छोटा सा उपन्यास है। वो मैंने किया है। उसके बाद में राज से स्वराज तक, ये भी एक बहुत अच्छी, बहुत फेमस कहानी है, उस पर किया है। इसके अलावा जो अनुवाद में नाटक है उसमें फिर आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजन से, क्रॉस पर्पस मैंने आपको बताया, नत्था खड़ा बाजार में है, हे राम में है। ब्लैक थिएटर के मैंने 3 नाटक किए हैं, जिसमें द स्लेव है, रेजिंग इन द सन है, म्यूलाटो है। उसके बाद में किसान की आत्महत्या पर और वे आगे निकल गए, एक बार फिर गोदो, और दर्शन। मैं अभी आगे एक बार गोदो के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं ये बताने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि एक प्रक्रिया क्या होती है, आप किस किस प्रक्रिया से आप जाते हो। तो एक बिल्कुल। साथ निर्देशन का भी काम, नाट्य लेखन का काम, रूपांतर का काम, अनुवाद का काम, और फिर तकनीकी के जो पक्ष है उनका भी काम। तो इसके बिल्कुल। अलावा मैंने अपने स्वतंत्र रूप से भी कुछ अंधार वेणा, फास, चक्रव्यूह, ये नाटक लिखे हैं। और इस तरीके से, तो इसमें मेरा ये कहना है, मतलब मैं आग्रही भी हूँ कि कोई भी लेखक हो, उसको अगर लिखना है, वो लिखता है, तो डेफिनेटली समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति एक कंसर्न उसमें होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर उसको दृष्टि नहीं मिलेगी। और दूसरा एक है कि अगर कोई नाटककार है, तो रंगमंच के जो सिद्धांत है, जो नाट्य लेखन के सिद्धांत, इससे भी अगर वाकिफ वो है, तो और अच्छा आप लिख सकते हैं। और सबसे अंतिम बात मेरे विश्लेषण की जो मैं ये कहूंगा, कि हर लेखककार, नाटककार का जैसे अपना कंसर्न होता है, वैसे उसका अपना नैरेटिव भी होना चाहिए। उसके अपने नाट्य लेखन से एक नैरेटिव का भी जन्म होना चाहिए। और वो नैरेटिव इसलिए महत्व का है कि अंततः आप नाटक के माध्यम से आप क्या दे रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि ये नैरेटिव वाली जो बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। दूसरा ये है कि जब भी आप नाटक लिखते हो, निर्देशित करते जो भी है, तो 3 चीजें मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, जिसमें है कि व्हाट, आप एग्जैक्ट क्या करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में क्यों करना चाहते हो, क्यों भाई नाटक लिखना चाहते हो, चलो आपकी मूड हो गया, आप नाटक लिख रहे हैं, क्यों करना चाहते हो, और तीसरा फिर आप इसको कैसे करना चाहते हो। तो ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती है। तो ये कुल मिलाकर एक यात्रा थी मेरी, जैसे मैंने बताया कि अपने, तो ये एक 35 सालों का एक यात्रा है। बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी भी सीख रहा हूँ, और डेफिनेटली अंत तक मैं सीखते रहूंगा, क्योंकि रंगकर्मी जो है इसको हमेशा अपने आप को अपडेट करना चाहिए। मैं 2-3 नाटक की इसलिए खास उल्लेख करना चाहूंगा, जैसा अभी सुरभि जी ने कहा कि द लोअर डेप्थ, मैक्सिम गोर्की का ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। और मुझे लगता है शायद 1911 या 12 में कुछ वो नाटक उन्होंने लिखा था, और वो साइबेरिया के परिप्रेक्ष्य में लिखा था, वहाँ की बर्फ, वहाँ का वगैरह उस तरीके से। तो जब मैंने पढ़ा तो पहली बार तो मुझे वो नाटक पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं जुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसको 4-5 बार पढ़ा, तो जो अंडर करंट हम जिसको कहते हैं किसी एक नाटककार का या उसका, तो वो अंडर करंट मुझे लगा कि यार ये अवस्था का नाटक है, ये स्थिति का नाटक है।
और ये स्थिति को अगर आप पकड़ सकते हो तो आप एक अच्छा अनुभव, है ना। वैसे भी आपको मालूम है कि फिर भरत हो या विश्वनाथ हो या धनंजय हो या मल्लीनाथ हो, ये संस्कृत के जितने भी नाट्य सिद्धांतकार है, इन्होंने अवस्था को बहुत महत्व दिया। इन्होंने अवस्था को, अवस्था के अनुकीर्तन को नाटक कहा हो। तो मुझे ये बात तो वैसे भी अच्छी लगी, और मैंने फिर उसको कोशिश की कि ये नाटक अगर भारत में होता है या ये नाटक अपने यहाँ होता है तो ये किस तरीके से, अंततः जो कथ्य है वो मैक्सिम गोर्की का ही रहेगा, वो विचार उनके ही रहेंगे, बट मैं उसको अपने तरीके से, जैसे सुरभि ने पहले कहा था कि पुनर्सृजन वाला मामला है, तो मैं पुनर्सृजन के साथ में इसको पुनर्रचना का भी मामला मैं मानता हूँ। दिस इज द वर्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन तो अल्टीमेटली है ही। तो ये मौका मुझे बहुत दिख रहा था कि यार ये नाटक में ये मौका है कि आप पुनर्सृजन भी कर सकते हो और आप पुनर्रचना भी कर सकते हो। तो मैंने फिर मुंबई के परिप्रेक्ष्य में उसको रखा, और जितने भी कैरेक्टर उसमें 20-25 कैरेक्टर, तो ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई गोवा को करता है, कोई एमपी को करता है, कोई यूपी को करता है, कोई बिहार को करता है, कोई महाराष्ट्र को करता है। अलग अलग देश के जितने भी अलग अलग स्टेट है, वहां के कैरेक्टरिस्टिक, वहां के लोक संस्कार, वहां का वो सब उसमें आया है। और अंततः ये नाटक एक शोकात्मिका की ओर बढ़ता है, लेकिन केवल ये एक ट्रेजेडी नहीं बनती है, बल्कि वहां से खोज की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मानवीय जीवन के अर्थ की हम खोज करना शुरू देते, मानवीय जीवन के अर्थ को हम इंटरप्रेट करना शुरू कर देते। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ताकत है किसी भी साहित्य विधा का। अंतिम उद्देश्य क्या है कि मानवीयता, मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए, वो उनके न्याय के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, बंधुता के लिए, जो हम न्याय स्वतंत्र बंधुता की बात करते हैं जो हमारे बेसिक प्रियम्बल्स में है। दूसरा क्या है, मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। शायद मैं, हो सकता है कि मैं क्रांति नहीं कर सकता हूँ, मैं विद्रोह बहुत बड़ा नहीं कर सकता हूँ या किसी तरीके से, तो मैं अपने एक लेखक के स्तर पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं ये बातें रंगमंच के माध्यम से, स्क्रिप्ट के माध्यम से पाठकों तक, रंगमंच के माध्यम से दर्शकों तक मैं पहुंचा था। और मैंने जो किया तो इसमें निर्देशन भी इम्प्रोवाइज तरीके से कहने की कोशिश की, वो कैरेक्टर्स को। तो एक तरीके से आमतौर पर मैं जब भी कोई नाटक करता हूँ तो वो एक वर्कशॉप होता है, और वो वर्कशॉप में से ही निकल, नहीं तो मैंने किसी कलाकार को बता दिया हाँ ऐसा ऐसा करो, किसको बता दिया तुम इधर आओ, तुम इधर से उधर जाओ। इसके बजाय अगर वर्कशॉप से हम करते हैं तो कलाकार भी इंटरनल जो स्वर है उसका, जो इनर कॉलिंग होता है उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से वो नाटक करने का मौका मुझे मिला, और आज भी मैं उस नाटक से प्रभावित हूँ कि कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं वहाँ, कोई डायरेक्ट विद्रोह नहीं कर रहे, कोई डायरेक्ट तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अंडर करंट साथ में बह रहा है कि हर एक के जीवन के जो विदारक दर्शन है वो उसमें से आपको मिल रहा है, और कैरेक्टरिस्टिक भी उसमें से आ रहे हैं। दूसरा मेरा बहुत पसंदीदा नाटक जो है, जिसके लेखक है भगवान हीरे, और उसका नाम, मूल नाम जो था पुन्हा एकदा नव्याने, जिसका मैंने हिंदी में किया था एक बार फिर गोदो। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि सुरभीज ने उसमें मुख्य भूमिका अदा की थी, और इसके साथ में रोहित कुमार थे, मंटो थे, ये मेरे छात्र और ये सहकर्मी, और इसमें तिलिनी थी जो श्रीलंका से आई थी, जिसने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। एक कुल मिलाकर एक बहुत 2 महीने का हमारा वर्कशॉप, वही खाना वही सोना, केवल 2-4-5 घंटे जो सोने को मिलते, उसके अलावा ये सारे, मुझे लगता है कि सुरभि को शायद वो सारे एक्सपीरियंस अभी याद आ रहे होंगे कि हमने किस तरीके से सारे झगड़े मनमुटाव वगैरह वगैरह के साथ में वो हमने उसको किया। तो ये देखिए, ये नाटक की विशेषता ये है कि दुनिया भर में वेटिंग फॉर गोदो जो सैमुअल बेकेट ने लिखा था, इसमें कोई स्त्री चरित्र नहीं था। ये भगवान हीरे जी पहले लेखक है जिन्होंने इसमें पहली बार दीदी के रूप में एक स्त्री कैरेक्टर निर्माण किया। अब ये कोई कॉपी नहीं थी, मूल प्रेरणा जरूर वेटिंग फॉर गोदो से थी, लेकिन एक स्वतंत्र नाटक था और अपने तरीके से उन्होंने लिखा था, जो मुझे लगता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। तो ये मुझे भगवान हीरे जी के वो नाटक में दिखा और हमने बहुत एंजॉय किया। ये नाटक डेफिनेटली वेटिंग फॉर गोदो अर्थात एब्सर्डिटी को ही दर्शाने वाला, बताने वाला नाटक है। लेकिन जब प्रयोगधर्मिता की बात है तो इस नाटक को हमने कई कई तरीके से हमने इसको किया है। मतलब टोटल थिएटर के जितने भी कंपोनेंट है,
टोटल थिएटर के, डांस हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, कॉमेडी हो, थिएटर गेम्स है, थिएटर स्पोर्ट्स है, एनवायरमेंटल थिएटर की बात हो रही, या पुअर थिएटर की बात हो रही है, या ब्रेक्टियन थिएटर की बात हो रही है, यहाँ मेयर होल्ड भी काम आ रहा है। तो इस तरीके से सारे जो रंगमंच के सिद्धांत है उनका हमने यहाँ प्रयोग किया, और एक इवन ड्रीम प्ले का भी एक सीक्वेंस हमने उसमें डाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये संपादन, अनुवाद के दृष्टिकोण से वहाँ मुझे करने का मौका मिला। उसके बाद में वहाँ निर्देशक के रूप में भी एक अनुभव की लंबी यात्रा रही है, और आज भी इस नाटक का जो अनुभव है ये कायम है। वैसे कई नाटक, अभी इतने जैसे मैंने नाटक आपको बताया, तो हर नाटक मेरे लिए एक जखीरा है अपने एक्सपीरियंस का, अपने अनुभूति का, और हर समय आपको हर नाटक आपको कुछ नया आता है या कुछ नया और असल में ये है कि ये एक संवाद की प्रक्रिया है, ये आत्म संवाद की प्रक्रिया है। तो अंततः सृजन प्रक्रिया क्या होती है कि आपके दिल में, दिमाग में कोई ऐसा एक विषय आया, और फिर आप चाहते हो कि उसको नाटक के रूप में रखा जाए, और फिर नाटक के रूप में रखना है तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें तकनीक का बहुत बहुत महत्व है। जब तक आप नाटक के स्ट्रक्चर को नहीं समझते हो, नाटक की रचना को नहीं समझ सकते हो, चरित्रों को नहीं समझ सकते, नाटक की भाषा को नहीं समझ सकते, आपने लेखक ने लिखी वो तो भाषा है लेकिन उसके अलावा एक नाट्य भाषा भी है, हम उसको थिएट्रिकल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो एक अच्छा परिपूर्ण, एक अच्छी सृजन प्रक्रिया के लिए आपको लैंग्वेज ऑफ थिएटर का भी मालूम होना बहुत जरूरी है। और दूसरी एक बात है कि जैसे एक नाटक करने के लिए अभ्यास की जरूरत है, वैसे एक नाटककार के लिए, एक लेखक के लिए भी अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। जैसे एक कलाकार, आप जानते हैं कि म्यूजिक में रियाज होता है ना, बाकी कला, डांस में रियाज होता है। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि नाटक में भी रियाज किया जाए, हम नाटक के लिए उतना ही करते हैं, लेकिन ये परंपरा नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकार ने रखी है कि वो अपने आप में बार बार नाटक को रिहर्स करते हैं। तो ये रिहर्सल का मौका मुझे इन नाटकों ने लिखते समय और निर्देशित करते समय भी दिया है, और ये अभ्यास से आपको फिर नया कुछ सूझता है, आप फिर कुछ नया करना चाहते हो। तो हर बार ये नई करने की चाह, प्रयोग धर्मिता, और मुझे मालूम है कि मैं, मेरी सीमाएं हैं, मेरी मर्यादाएं हैं, तो उसके लिए पर्याय के रूप में जो आपको मेहनत करनी है, जो परिश्रम लेने हैं, इसके अलावा जो एक जिद होनी चाहिए कि मुझे करना है वो करना है। आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि अखबार में था, 15-20 साल काम किया, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया, तो नाटकों का और कल्चरल कार्यक्रम का हम लोग रिपोर्टिंग किया करते थे। तो वो जो एक दृष्टि है आलोचना की, समीक्षना की, वो मिली, तो उसका भी फायदा मैंने ये सारे रंग कर्म के लिए किया। और अभी जैसे नाटक लिखता हूँ, अनुवादित करता हूँ, रूपांतरित करता हूँ, या किसी नाटक की स्क्रिप्ट को संपादित करता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, जहाँ बहुत ही जरूरत है तो वहाँ एक्टिंग भी कर लेता हूँ, जहाँ बहुत जरूरत है तो वहाँ मंच विन्यास से लेकर, म्यूजिक से लेकर, लाइट से लेकर बाकी सब करता हूँ। तो उसके साथ में नाट्य आलोचना का भी मेरा काम शुरू है। अभी हाल ही में मेरी रंग विमर्श नाम की एक 50 लेखों की पुस्तक आई है, जिसमें कई अलग अलग विषयों पर, मतलब एलजीबीटी के प्रश्न को लेकर हो, जो डिफेंडम जो लोग हैं उनके थिएटर पर हो, आदिवासी रंगमंच पर हो, दलित रंगमंच पर हो, तो ऐसे कई कई अलग 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 कई विषयों पर जो मैंने आलेख लिखे हैं वो इस किताब में है। और मुझे खुशी है कि अब ये पुस्तक शायद हमारे छात्रों के लिए भी काम में आएगा, और जो काम करना चाहते हैं उसके लिए काम में आएगा। तो ये भी पूरी पुस्तक जो है आलोचना, ये भी जो कुछ मेरे 35 सालों के एक्सपीरियंस रहे हैं उस पर ही आधारित है। और कोशिश यही है कि और कुछ नया करूं, और कुछ अच्छा करूं, और कुछ ऐसा करूं कि जिसमें मेरा समाज आए, जिसमें मेरी प्रतिबद्धता दिखे, और इसके साथ में ही एक कलात्मकता का भी अनुभव हो, एक कलात्मकता का भी आनंद मिले,
क्योंकि नाटक का मूल उद्देश्य तो यही है ना कि प्रबोधन से मनोरंजन करना है। लेकिन मैं ये भी बात मानता हूँ कि भरत जी ने थिएटर के अंतिम उद्देश्य को लोक मंगलकारी कहा है, मतलब लोक मंगल में थिएटर का अंतिम उद्देश्य कहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि अपनी सीमा में, अपनी मर्यादाओं में मैं जो कुछ कर सकता हूँ थिएटर के लिए कर सकता हूँ। मेरी जो सृजनशीलता है ये लोक मंगलकारी हो, ये लोक हितकारी हो, ये बहुजन सुखाय हो, ये बहुजन हिताय हो। और एक आम आदमी के लिए थिएटर क्या कर सकता है, उसमें मेरा कुछ थोड़ा सा मेरा योगदान रहे। बस यही कोशिश है, काम करते रहना है। और मैंने शायद एक ब्लॉग में कभी तो भी लिखा भी था कि मरते दम तक बस थिएटर मुझे करना है। और अगर कभी मौत आ भी जाए कहीं, तो रंगमंच पे ही मुझे मौत आए या मैं नाटक करते करते वहां मुझे मौत आ जाए, तो मुझे लगता है कि शायद ये सार्थकता होगी। अब ये किसी के हाथ में नहीं है किसको कहाँ कब जाना है, लेकिन ये बात निश्चित है कि काम करते करते जो अंतिम जो पर्दा है वो गिरे और लोग समझे कि ये एक्टिंग है। आपने अभी एक नया पिक्चर आया है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन संजय मिश्रा जी ने उसमें बहुत अच्छा काम किया और रंगमंच पर ही अंत में रोल करते करते लुढ़क जाते हैं। बस यही सारी दुनिया है, आप लोगों की, हमारी, सबकी। आप लोग जब यहाँ जुड़े तो इसका तात्पर्य है कि आप भी इसी यात्रा के यात्री हो, आप भी इसी प्रक्रिया में से एक हो। अब मेरे कई सारे छात्र यहाँ जुड़े हैं, वो जानते हैं कि सर किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से। एक हमारा प्रोजेक्ट अभी रह गया जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। हमारे मित्र है राकेश मिश्रा जी, उन्होंने एक नागरिक सभ्यता करके कहानी लिखी है जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है, और उसका हमने गोधरा अभी जिंदा है या गोधरा का भूत इस तरीके से एक किया था। और हमें कई एक डेढ़ महीना वर्कशॉप की हम लोग प्रक्रिया में थे, तो फिर कोरोना की घोषणा हो गई, फिर वो रह गया। तो फिर वो एक आनंद का क्षण था, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाया। बस भविष्य में इसी तरीके से काम करना है। आपका प्रेम, आपका श्रेय, आपने जो मुझे सुना उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भले ही ये वन वे कम्युनिकेशन क्यों ना हो, लेकिन सर ये कोरोना टू काल वे में मुझे होगा, लगता है अभी कि ये टू भी वे बहुत होगा सर। महत्वपूर्ण है। और मैं सुरभि को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपसे सभी लोगों से बात करने का एक मौका सुरभि जी ने दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपने न सिर्फ रंग यात्रा की चर्चा की, आपने इन विगत 35 सालों के आपके जो जीवन संघर्ष हैं, उन संघर्षों में एक एक अध्याय छिपा हुआ है, और वह अध्याय हमें कैसे एक सृजनकारी निर्देशक नाटककार बनना चाहिए इसकी सीख हमें देते हैं। तो बिल्कुल सर, यह तो हम सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको मैं बता दूं कि आरंभ में हमारे साथ सतीश आनंद जी जुड़े हुए थे, ओ सौरभ गुप्ता जी कोरापुट आनंद, से जुड़े थे, और अभी मुंबई से मंगेश बंसोड़ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वसुधा सहस्त्रबुद्धे क्या जी जुड़ी बात है। हुई हैं। तो ऐसे तमाम बहुत बहुत रंगमंच बहुत खुशी है सुरभि जी, बहुत खुशी है। और जी, मैं मानता हूँ कि हमारे विदर्भ के एक बहुत हमारे ही साथ राम सृजनशील प्रकाश और यादव रंगकर्मी जी। है मंगेश हाँ बंसोड़ जी। जी हाँ जी, हाँ। हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के राम प्रकाश यादव सर जुड़े हुए हैं, जो ओ, आरंभ से यादव हमारे जी। साथ हैं। तो यह लोग, इन लोगों की उपस्थिति भी हमें एक ऊर्जा देती है सर। और वाकई इन पूरे विगत 1 घंटों में जो आपने क्रमबद्ध तरीके से बताया कि एक नाटककार बनने के लिए अपने समाज के प्रति सजग रहना होगा और जानना होगा अपनी राजनीति और अपनी सामाजिक स्थितियों को, तभी हम एक बेहतर नाटक लिख सकते हैं या सृजन कर सकते हैं। पढ़ना होगा हमें। आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि एक जिद है, जो जिद अगर हमारे अंदर हो तो हम एक अच्छा नाटक लिख सकते हैं। तो ये तमाम बिंदुओं पे आपने खूब चर्चा की। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो भी छात्र, जो भी अध्येता जुड़े हुए हैं, उनकी कई जिज्ञासाएं हैं जो मैसेज में भी मुझे दिख रहे हैं। मैं चाहूंगी एक एक करके भी अपनी जिज्ञासा रखें हम सभी के सामने। शिव कुमार, आप अपनी जिज्ञासा रखिए। जी हाँ शिव, कैसे हो? प्रणाम सर। बढ़िया हूँ सर। हाँ बताइए। सर मेरा प्रश्न था, हालांकि उस पे आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं, फिर भी सर मैं एक बार और जानना चाहूंगा कि
नाट्य लेखन करते समय किन किन हम्म। तत्वों को विशेषकर अध्ययन की जरूरत है, किन किन तत्वों पर अध्ययन करें? देखिए, अगर आप कभी लिखा नहीं और आपने तय किया चलो अब मुझे एक नाटक लिखना है, तो ऐसे नहीं होगा। आप पर जो भी रंग संस्कार है और आपको वो लिखने के लिए प्रेरित करता है, और आप सही में कि लव एट फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं कि उस बीच के उस विषय के उसमें अगर है, तो आप तो पहले आपको जैसा लिखना है लिख डालिए। आप कोई टेक्निक वेक्निक की बात नहीं करिए। आपको जैसा लिखना है आप बढ़िया लिखिए। आपको जो कहना है वो पूरा उसमें आ जाना चाहिए। और ये होना चाहिए कि जिसके लिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारी बातें उसमें आ गई। उसके बाद में फिर ये आते हैं, क्योंकि आप खुद मतलब मंच आलोकन का काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत क्रिएटिवली काम करते हो, तो आप अलग अलग ढंग से, चूंकि देखिए आप केवल लेखक नहीं हैं, तो आपको ये जो भी है, आप जो भी रंगमंच का काम करते हो, आप कंटिन्यू रिहर्सल में होते हो, आप मंचन के समय ये करते हो, तो ये सारी चीजों को आप याद करो कि क्या लोगों को पसंद आता है, क्या चीजें बहुत इफेक्ट करती है, क्या चीजें एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पैदा करती है। उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार लिखने से नहीं होगा। मैंने जैसे अभ्यास की बात कही है, रिहर्सल की बात कही है, तो नाटक लिखना भी एक अभ्यास का और रिहर्सल का काम है। आज मुझे लग रहा है शायद इतने सालों बाद कि आज मैं थोड़ा सीख रहा हूँ कि एक अच्छा नाटक कैसे लिखा जा सकता है। तो एक एक लंबी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आपके पास दृष्टि है, आप देख सकते हो तो समझ भी मुझे सकते हो, समझ मुझे सकते हो लगता तो है लिख भी सर, सकते हो। हाँ, मुझे जी। लगता है सर कि शिव जो जानना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नाटक के तत्व क्या है, क्या अगर आप यह जानना चाह रहे हैं तो उसका एक अध्ययन का अलग हिस्सा है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि उस नाटक में आपके उद्देश्य आने चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। नहीं, मैं शिव की जो शंका है उसका, देखिए आमतौर पर किसी नाटक का विषय, आशय, कहानी, शैली, शिल्प, चरित्र, भाषा, संवाद और नाट्यगत संघर्ष, ये मूल तत्व है नाटक के। अब आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मंच आलोकन है, मंच विन्यास है, उसके बाद में रंग सज्जा है, रूप सज्जा है, और उसके बाद में ये सारा जो मामला है ये नाट्य प्रदर्शन के तत्व है। तो लेकिन पहले यही है कि आप अपने स्तर पर आपको जैसा लगता है, अभी कोई तकनीक में आप मत पढ़िए, जैसा लगता है उसको पेपर पे लाइए बस। और उसके बाद में उसको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और जो रंग संस्कार आप पे, तो उसमें से डेफिनेटली रास्ता निकलता है। जी। बिल्कुल सर, रास्ता निकलेगा ही, हमें कलम पकड़नी होगी ताकि हम नाटक लिखना शुरू करें। बिल्कुल सही सर। हमारे साथ और भी कई ऐसे अच्छा, प्रेम का एक सवाल आ रहा है, ठीक है अपने ही छात्र पहले रख लें, बाहरी भी लोग चाहते हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं उनकी। हाँ प्रेम, बताइए, आप अपने प्रश्न रखिए। प्रेम। हेलो सर। हेलो सर। हाँ प्रेम, अ, प्रेम 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 बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि नाटक को जब हम अनुवाद करते हैं तो उसमें शब्दों का चयन क्यों किया जाता है, ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि सर हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर के भी बहुत सारे नाटक हैं जिनका अनुवाद रांगे राघव जी ने किया है, और भी लोगों ने किया है। तो सर एक ही संवाद मैं के लिए आपका अलग अलग शब्द। मैं आपका जी सवाल मैं हरिवंश आपका राय सवाल बच्चन समझ जी ने। गया। जी मैं जी जी आपका सवाल जी समझ गया। देखिए, दो दो बातें होती है। मैं अपने अनुभव के स्तर पर कहना चाहूंगा तो अनुवाद में आपको इतनी आजादी नहीं होती जो भाषांतर, अभी जो रूपांतर में मिलती है। लेकिन अनुवाद में शब्दों का तो महत्व है, लेकिन आप जिस परिवेश में, जिस भाषा में उसको अनुवादित कर रहे हैं, तो उस भाषा का जो एनवायरमेंट है, लिंगुअल एंड क्या कहेंगे उनको कि एनवायरमेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इसको समझेंगे तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि आपके सामने जो शब्द है उसमें से आप चुन सकते हैं। अनुवाद में क्या होता है, देखिए मुख्य लेखक कायम है, उसका कहना कायम है, आप केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में जा रहे हो। तो जब दूसरी भाषा जो है, जो सेकेंड लैंग्वेज जो है, वो भाषा का पर्यावरण, उस भाषा का एम्बियंस, इवन हम उसको कहते हैं इकोलॉजी, उस भाषा की जो इकोलॉजी है जिसको हम परिस्थिति की कहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। वो अगर आप समझते हैं तो मुझे लगता है कि शब्दों के चयन में आपको बहुत आसानी होगी। और कभी भी कोई भी शब्द आपको करना है तो आप पर्याय रखिए।
अगर एक हिंदी शब्द के लिए अगर 10 पर्याय है तो आप 10 पर्याय रखिए और बोल के देखिए कौन सा शब्द वो पर्यावरण में फिट बैठता है। तो भाषिक पर्यावरण बहुत जरूरी है अनुवाद जी, थैंक यू सर। में। जी जी धन्यवाद सर। अपने ही पूर्व छात्र हैं डॉक्टर मनीष जैसल जी, उन्होंने इनबॉक्स किया है सर, उनकी जिज्ञासा है। मनीष आप स्वयं रखेंगे? जी 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 बहुत जी जी। धन्यवाद सर। मनीष जी डॉक्टर मनीष जी बोलिए। जी बहुत ही सारगर्भित और अनुभवी अनुभव से भरा पूरे व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है सर कि यूपी बिहार या फिर हिंदी भाषी जो इलाके हैं वहाँ के दर्शक जो थिएटर के दर्शक हैं वो दर्शक हाँ कम से होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि दर्शक की एक कैटेगरी बनी हुई है कि वो एलिट क्लास के लोग हैं या फिर उससे जुड़े हुए लोग ही दर्शक हैं। तो आम जनमानस जो है वो दर्शक कैसे बने थिएटर का, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है मनीष। आप सबसे देखिए और ये केवल यूपी एमपी बिहार नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है स्थिति, लेकिन ये महाराष्ट्र में भी है, ये कर्नाटक में भी है। हमारे जितने भी मित्र हम बात करते हैं तो ये सभी के अनुभव है। इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण बना है वो तो एक तो भूमंडलीकरण है, जिसने आपको बहुत आत्म केंद्री बना दिया और एक ग्राहक के रूप में आपको स्थापित कर दिया है, बट वो मॉल के लिए या बड़े इसके लिए। अभी आपको दर्शक मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि अभी ये उतना वहां पहुंचा नहीं है। तो ये सभी पूरे भारत में ही ये मतलब ये स्थिति है। अब हम हमेशा करते हैं, मैंने जैसे बताया कि हम लोग जब से किसी ग्रुप का काम कर रहे थे, जैसे हमने नागपुर में थिएटर मूवमेंट ग्रुप हमारा था, तो हमने दर्शक सदस्य योजना हमने शुरू की थी। तो हमने कहा कि ठीक है, हमको भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन हमको 5, 50, 100, 200, 300 ऐसे लोग चाहिए कि जो नाटक में इंटरेस्ट हुए, जहां तक नाटक पहुंचना चाहिए। तो हाँ, इस तरीके से हम लोगों ने 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए इस तरीके से पैसे जमा करके हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और हमारे पास एक अपना अच्छा एक ऑडियंस था। और जब हमको लगता था तो हम गांव गांव में जाके अपने नाटक के शो करते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि हजारों लोग हमको वहाँ मिलते थे। मेरा खुद का ये अनुभव है, शायद अत्युशयोक्ति नहीं होगी। हमने जब गाड़गे बाबा नाटक किया था तो एक गांव में जो यात्रा होती थी उसमें 1 लाख, कम ज्यादा होंगे थोड़ा बहुत, 1 लाख दर्शक थे। और जब समय पे देखा गया कि अरे अभी आवाज नहीं जाएगा, तो वो साउंड वाले को ऐन समय पे और कई स्पीकर्स और वो सारी व्यवस्था उसको बुलानी पड़ी और एक बहुत बड़े खेत में उसका शो हुआ। तो ये सौभाग्य मुझे मिला है कि किस तरीके से लोग आते हैं, लोगों को टिकट नहीं मिलती है, लोग बैठ नहीं पाते, तो लोग बाहर स्क्रीन लगा के वगैरह वगैरह वगैरह। देखो, आपका काम करने का एक तरीका, मैंने जैसे पहले बताया कि आप अगर सामाजिक प्रतिबद्धता रखते हो, समाज से हमेशा जुड़े हो, समाज को जोड़ के रखते हो, तो आपके पीछे कुछ लोग बिल्कुल जरूर आएंगे और आप ये करना चाहिए। हमेशा लोग एक अच्छे नाटक बनाने की बात करते हैं, लेकिन दर्शकों को क्रिएट करने की, दर्शकों को बनाने की, दर्शकों को प्रशिक्षण देने की बात कोई नहीं करता। तो ये होना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर जिज्ञासा शांत करने के लिए। धन्यवाद मनीष जी। सर हमारे साथ प्रतीक जुड़े हुए हैं बनारस से ही। तो हाँ हाँ, प्रतीक जी आप अपनी जिज्ञासा रख लीजिए। जी प्रतीक। प्रतीक जी बोलिए, बोलिए प्रतीक जी, प्रतीक जी बोलिए। प्रतीक ठीक है सर, हो सकता है वो कि बाद में कोई जुड़े हैं। सीनियर सीनियर कोई हमारे भाई हो तो देखिए। अच्छा सागुफ्ता जी अपने संवाद करना चाहती हैं आपसे। सागुफ्ता जी बहुत बहुत नमस्ते आपका। जी कौन कौन कौन? शागुफ्ता जी हमारे साथ हाँ जुड़ी हाँ, हुई हैं। अच्छा, नागपुर से, नागपुर से जी। जी जी जी। हाँ, मेरा आप अभी परिचय है। अनम्यूट कीजिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन पे जाकर उसे अनम्यूट कीजिए, माइक जो बना हुआ है। जी मुझे लगता है वो
लेफ्ट हो गई हैं, पुनः जुड़ेंगी वो हमारे साथ। कोई बात नहीं। साउंड वो की दिक्कत नागपुर हो रही की है, थी। उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे भी अटेंड करना है। अच्छा 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 सर, आवाज बढ़िया। हाँ आ अब आ रही है, रही बोलिए। है? जी 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 कहिए। हेलो, शगुप्ता जी बोलिए अब आ रही है मेरी बोलिए। आवाज? हाँ हाँ बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते, आपका जो बोलिए। ये वेबिनार में जो व्याख्यान सुना, उससे आपने मुझे जो जोड़ा है मेरा नंबर पता करके, तो उसके जी लिए जी मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जी बहुत जी। सालों से मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ नाटक लिखा जाए। तो जो हाँ आपने बताया कि उसके लिए परिस्थितियां और जो भी हमारी मनोदशा है, तो जी तकरीबन वैसी ही कैफियत मुझे भी होती है। तो लिखने के लिए तो वही चाहिए, लेखक जानता है कि उसकी जी जी कैसी स्थिति होती है, मनोदशा जी कैसी होती है। तो बहुत जी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। और आपका जो काम के बारे में आपने बताया, सारे नाटकों के अनुवाद जो किया आपने, और जो जो विषय आपने लिए, ऐतिहासिक नाटक लिखे आपने, तो मुझे जुड़कर बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक इंस्पिरेशन बोल के या जो भी है, आपसे प्रेरणा लेकर शायद मैं वो एक जरिया हो जाओ आप, तो मैं शायद शुरू कर दूं अपना लेखन। वैसे नहीं मैं लेख, बिल्कुल। आलेख, कविताएं, हाइकू, लघु कथा और जी जी कहानियां सब लिखती रहती हूँ मैं समय समय जी पर। जी हाँ तो वही सब सीखते ही रहते हैं, हम भी सीख ही रहे हैं। और जी हम लोग विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े हुए हैं, तो अंतरंग महिला चेतना मंच की मैं संयोजिका भी हूँ। जी जी। हाँ, तो शुगुप्ता जी, वहां पर भी हम लोग। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि जो जी मेरा इतना सारा जो ट्रेनिंग हुआ है, वो उसी जी के गेट के सामने जो विदर्भ साहित्य संघ का जो गेट है, जी 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 जी। वही हाँ, हमारा ट्रेनिंग हुआ है वहाँ। उस समय अच्छा। ग्रेस और भाऊ समर्थ और जी जी बहुत जी बड़े बड़े जी रंजन त्रिवेदी जी, जी बड़े बड़े विद्वान, और जी वो जी हमारा वहाँ जमघट हुआ करता था। जी, आप लिखिए, आपको जो लगता है आप लिखिए, वो बाद में की बात है, बिल्कुल। उसको क्या करना है, जी जी, लेकिन हमारे लिखने की यहाँ इच्छा पर होती तो भी लिख दी। जी साहित्य सम्मेलन में, जैसे हमारा ये उपक्रम अंतरंग महिला चेतना मंच से, उसी प्रकार के लिए हमने उमंग रखा है। उसमें भी नाट्य वो होता है, जी उन लोग कराते हैं नाटक, उसमें वो जी संजय जी भी है और सब लोग है। तो वहां पर भी हमारे यहाँ उपक्रम है। और हाँ। हिंदी की लाइब्रेरी है, तो बहुत सारी किताबें भी वहां पर उपलब्ध है ये बहुत साहित्य सारे जो सम्मेलन हमारे में। छात्र है ना शुगुप्ता जी जी, ये वहाँ जी हम लोग जो कला कला आविष्कार, कला दर्पण, वो जो होता है ना, वहाँ हर साल कला आते हैं। सागर, हाँ कला सागर हाँ, कला कला समारोह सागर। में। सागर। हाँ इवन जी सुरभि जी जी एक, ने भी उसमें मंचन किया है, मेरे हाँ मैक्सिमम छात्रों ने मंचन जी, किया। पीछे दो नाट्य साल पहले महोत्सव हमारे हर 80 साल। छात्र थे। जी जी। दो नाट्य साल पहले महोत्सव भी हमारे होता है। 80 छात्रों ने वहाँ प्रस्तुति जी दी जी थी। जी 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 तो अगली बिल्कुल हम जिज्ञासा। जुड़ेंगे, जुड़ते रहे। हाँ, जी अगली जी जी। जिज्ञासा ले ले। धन्यवाद शाह गुप्ता जी, आप जुड़िए जी, हमारे साथ और जुड़ते रहिए। आपका हम भी लोग। शुक्रिया, बहुत 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 जी जी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हुई। जी उसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। जी जी। धन्यवाद। सर अपने ही छात्र हैं जॉयदेव दास, और ब्लैक स्वेल थिएटर चलो, के वो काम उसमें जुड़े हुए भी हैं। तो जी। जॉय ने भी इनबॉक्स किया है, उनकी भी एक जिज्ञासा है। हाँ जॉय, रखिए आप। सर प्रणाम। जयदेव जी बोलिए। सर क्लास में भी जब भी आपको सुनता हूँ तो हर बात आपकी ग्रहणीय और संग्रहणीय होती है। आज का जो ये बहुत वेबिनार है हम लोग बहुत प्रतीक्षारत रहे हैं और आज आ गए आप। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि आप एक लेखक हैं और उसके बाद निर्देशक भी। तो जब आप अपने ही लिखे नाटक को मंच पर निर्देशित करते हैं तो मतलब कागज के लिखे को जब आप मंच पर मतलब माध्यम बदल देते हैं तो उसमें क्या कोई बदलाव लाना पड़ता है एक लेखक के तौर पर और निर्देशक के संघर्ष को यदि आप बताएं तो अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है जयदेव। मैंने बहुत बढ़िया शुरुआत में सवाल, कहा बहुत था, बढ़िया सवाल। शुरुआत में मैंने ये बताया कि मुझे लेखक बनाने में, नाटक लिखवाने में मेरे निर्देशक का बहुत बड़ा हाथ रहा है, या ये कहिए कि मेरा गुरु, मेरा परामर्शदाता मेरा निर्देशक है। अब तो फायदा ये है कि मैं जब भी नाटक लिखता हूँ, तो चूंकि मेरा निर्देशक मेरे साथ में है, तो निर्देशक की ये दृष्टिकोण, जरूरतें और वो सारी चीजों को साथ में लिख के, ये मेरा फायदा है। हर किसी का नहीं होगा ये, लेकिन एक ही शरीर में अगर लेखक भी है और डायरेक्टर भी है तो ये बनता है। तो मैं लिखते समय ही डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उस नाटक को मैं लिखता हूँ। तो मुझे बहुत आगे जाके उसका एडिटिंग और उसका ये करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जब वो एक्चुअली जब फ्लोर पे आता है, तो जो आपने नहीं सोचा है वो कई सारी चीजें फिर नई नई आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो माध्यम है ये प्रस्तुति का माध्यम है।
फिर प्रस्तुति के माध्यम की जो इकाइयां है, प्रस्तुति के माध्यम के जो अतिरिक्त जो आपको सुविधा है उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और आपने जो लिखा है उसको रंगमंचीय भाषा में जब आपको मिलना है तो आपके पास बहुत सारा एसेट होता है रंगमंच के तकनीक का, रंगमंच के विधा का, रंगमंच के कुल मिलाकर जो मान्यता है, धारणाएं है, प्रयोग धर्मिता है, सृजनशीलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि मुझे चेंज करना पड़े। तो बहुत सारी चीजें जो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू पहले से ही लेखन में आ जाती है। अब उसमें एक बहुत अच्छा मैं बताना चाहूंगा, अच्छा सवाल था कि देखिए हम सृजनशील है और फिर वो स्पार्क हो गया और मैंने लिख लिया, लेकिन नाटक ये एक ऐसी चीज है जो तकनीक पर बेस्ड है या तकनीक पर निर्भर करती है। इसलिए आपको अपने राइटिंग ड्राफ्ट के साथ में परफॉर्मेंस के क्राफ्ट को भी समझना और ये दोनों चीजों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। 2 शब्द आप जरूर ध्यान में रखना कि राइटिंग का ड्राफ्ट और परफॉर्मेंस का क्राफ्ट, तभी आप एक अच्छा नाटक कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, वही रंगमंचीय तत्व, अगर हम उसको और थोड़ा सा बेहतर में ले जाएं तो रंगमंचीय तत्व आपके नाट्य लेखन में होना चाहिए, तभी वह हाँ, उसकी प्रस्तुति जो है वह जानदार और शानदार होगी। और अच्छी तो होगी। सर नहीं तो क्या होगा, जी देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छे नाटक लिखे, लेकिन बाबा कारण आते तक किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। जी फिर उन्होंने एक्सप्लोर किया कि बहुत सारी चीजें इस नाटकों में हैं और जयशंकर प्रसाद के नाटकों के अच्छे मंचन किए गए, अच्छे नाटक हुए। आप भी ने ध्रुव जी स्वामिनी जैसे जी नाटक का इतना शानदार और बेहतरीन उसका मंचन किया है, तो आप भी जी अंदाजा एक जी लगा सकती है कि डायरेक्टर का काम यही होता है कि वो ऐसे स्थल, ऐसी जगह, उस नाटक की जो क्या कहेंगे ताकत कहाँ है, वो सब आपको जी ढूंढना है। तो ये जब आपके लेखक को आप गाइड करते हो तो उसका तो डेफिनेटली फायदा होता है। इसलिए मैंने कहा कि जी मैं सर। जरूरत का नाटककार हूँ, जरूरत का लेखक हूँ। जी जी सर, अब हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। हेलो हमारे साथ हाँ सुरभि। हाँ हाँ हेलो। मंगेश सर, मैं आपके पास आ ही रही थी। जी हाँ सर। कोई कोई बात नहीं। मुझे जी बहुत सर, खुशी हो रही है आज। सतीश पावड़े सर को बीच में से सुना मैंने, हालांकि थोड़ा लेट हो गया था मैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और आपको सुरभि देखना बहुत भी चाहते हैं। अच्छा अच्छा देखना भी चाहते हैं। हाँ मंगेश जी, जी मैं सर। आपका बहुत सर बहुत 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 हाँ सर। आभारी हूँ अरे और सर मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मिले। और मैं नहीं नहीं जानता हूँ बिल्कुल। कि महाराष्ट्र में जितने क्रिएटिव निर्देशक रहे हैं उसमें से उनमें आप से एक एक हैं। है आप, यस बिल्कुल। आपसे थैंक यू वेरी आपके मच। उपस्थिति में कुछ बात कहना मुझे लगता है कि मेरे बहुत खुशी की बात है नहीं नहीं मंगेश जी। बहुत बड़ी जी सर। बात है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ना। और खास करके मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने मैंने कमेंट्स में भी लिखा है कि सतीश पावड़े सर ने जो रंग विमर्श लिखा जो है इन दिनों में, जो बहुत अच्छी किताब उनकी आई है, मुझे लगता है कि सभी थिएटर के छात्रों ने वो पढ़नी चाहिए, ताकि उसके जरिए आपको सतीश पावड़े सर का एक रंग यात्रा जो है बहुत यानी क्या कहेंगे कि उसको बहुत कमिटेड रंग यात्रा जो है उसका भी परिचय होगा। साथ साथ उन्होंने जो अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखे हैं, खास करके संस्कृत नाटक और भारत के नाट्य शास्त्र को लेकर उन्होंने जो बात की है, मुझे लगता है बहुत ही क्रांतिकारी बात उस किताब में लिखी हुई है। मैंने हाल ही में इस किताब पर मैंने ये किया है, समीक्षा की है इस किताब की, तो आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी थिएटर वालों ने ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस तरह से गंभीरता से आजकल थिएटर पे हमारे महाराष्ट्र में बहुत कम लोग लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम सतीश पावड़े जी ने किया है। और सुरभि, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बहुत दिनों से मैं ब्लैक सॉइल का आपके सारी एक्टिविटीज देख रहा हूँ, लेकिन कुछ कारणवश जुड़ नहीं जी पाया, लेकिन आज जुड़ पाया और बहुत अच्छी बात हुई है, खुशी है और बहुत अच्छा लगा। सो जी, कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल्सो। और सतीश पावड़े जी सर थैंक यू धन्यवाद, सर। बहुत अच्छा लगा आप धन्यवाद, लोगों बहुत से बहुत मिलके। धन्यवाद मंगेश जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपके इस सर, पहले तो धन्यवाद, आप जुड़े और आपने इतना सारगर्भित और महत्वपूर्ण जानकारी दी, खासकर सर की जो किताब है रंग विमर्श, कि वह कैसे एक रंगकर्मी और थिएटर वर्कर को पढ़नी चाहिए, और हिंदी में वह उपलब्ध है, आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सर जरूरी। बहुत ही धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे सर आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराष्ट्र के रंगमंच के दृष्टि से भी आप जुड़ते रहिए, ये हमें बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगेगा। सुरभि। यस निश्चित। तो हाँ, धन्यवाद सर। यस थैंक यू हम थैंक लोग, यू। थैंक यू सर। तो हम लोग अब कार्यक्रम के समाप्ति की ओर हैं। अगर
जिज्ञासा, अश्विनी और आकाश भी हमारे साथ हैं। आशा है कि आप लोगों की धर्मराज हमारे साथ हैं, शताक्षी हमारे साथ हैं। अगर आप लोग कुछ जिज्ञासा आपकी बची है तो रख ले, वरना हम लोग समाप्त करते हैं कार्यक्रम को आज। ठीक है सर, ये लोग तो लगातार सुनते रहते हैं आपको। हाँ थैंक यू सर, हम लोग लगातार तो सुनते रहते हैं सर, और सर हम लोग को झेल ही रहे हैं इतने सालों से, लगभग 4 साल से झेल रहे हैं सर, तो कोई नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छा रहा। मैं बीच में चला आया, फोन आ गया था घर पे, तो मैं चला आया, पापा की नहीं तबीयत बस देखिए, आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा एक निवेदन है कि थिएटर इज ए पार्ट ऑफ कमिटमेंट। आप अपने विचारों के साथ, आप अपनी भूमिका के साथ, आप अपनी जद्दोजहद के साथ, और मैं जिस नैरेटिव की बात कर रहा हूँ ये बहुत जरूरी है भाई। नहीं तो ठीक है, आप 2-4 नाटकों में एक्टिंग कर लोगे और कुछ थोड़ा 2-4 डायरेक्ट कर लोगे, मगर आप थिएटर से कभी दिल, दिमाग, मन, विचारों से नहीं जुड़ पाओगे। ठीक है, समय लगता है, थिएटर आपकी परीक्षा लेता है, बट यू मस्ट हाउ टू कमिटेड विथ थिएटर बाय ऑल मीन्स, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैं मतलब मेरे साथ इतने 15, 20, 25 सालों में जो भी लोग जुड़े हैं, मैं देखा हूं कि जो लोग जुड़े हैं आज भी जद्दोजहद से काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत ही कैजुअल लिया वो लोग आज कहीं नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ठीक है कि आपको देखो, आपको तो मतलब क्या कहते हैं उसको, जुर्माना तो भरना पड़ता है। अगर एक बार आप थिएटर में आ गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है, नुकसान भी होते हैं, बहुत तकलीफ भी होती है, सब होता है बस। लेकिन ये वो एक चीज है कि जो आपकी जिजीविषा को अंतिम क्षण तक रखती है। और आप देखिए भीष्म सानी देखिए, जोरा सहगल को देखिए, कितने नाम बताओ मैं, हाँ हबीब साहब को देखिए, कितने लोगों का नाम बताओ कि जीवन के अंतिम क्षण तक वो नाटक से जुड़े रहे और अपनी बात कही, और इसीलिए उनको याद भी किया जाता है। आज हम तेंदुलकर को याद करते हैं, मोहन राकेश जी को याद करते हैं, हम हबीब साहब को याद करते हैं, हम कारन साहब को याद करते हैं। तो क्यों याद करते हैं? तो इसीलिए याद करते हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि बस एक प्रतिबद्धता के साथ में ही आप थिएटर को लीजिए। और बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल सर, और ये प्रतिबद्धता रहेगी तभी हम रंगमंच के साथ न्याय भी कर सकेंगे। आपकी इन्हीं बातों और इन्हीं प्रेरणादायी वक्तव्य के साथ हम लोग सर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जैसा कि सर यह पूरा वेबिनार है, यह एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं हो सकता है, एक पूरी टीम है जो नेपथ्य में भी हमारे साथ कार्य करती रहती है, जिसमें ब्लैक सॉइल थिएटर के कई मेंबर हैं, जिसमें अश्विनी रोकड़े, आकाश कामले, जयदेव दास, विष्णु कुमार, विकास, प्रतीक, रंजीत, सुहास, राजदीप जी, राहुल वकारे जी और स्वयं मैं भी इसमें जुड़े हुए हैं सर, जो इस पूरी लगन के साथ आज 19वां हमारा वेबिनार था जो आपके रूप में आज संपन्न होता है। सर आपको औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे ही साथी जो अश्विनी रोकड़े हैं वो आपको औपचारिक धन्यवाद दें। सर नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हेलो सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना अपना अमूल्य समय देके ब्लैक सॉइल थिएटर से जुड़े हैं। और आप मतलब हम आपसे तो जुड़े ही है थिएटर से या यूनिवर्सिटी से तो हम पढ़ते ही है, आपके थिएटर से भी जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है लाइफ और थिएटर से। आज का जो वेबिनार था, आपने जो आपके जीवन से अनुभव से जो कुछ लिखा है और आपके अनुभव आपने बताए हैं, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरभि मैम का भी धन्यवाद कि आपको ब्लैक सॉइल थिएटर से इस वेबिनार श्रृंखला में बुलाया, इसलिए धन्यवाद। और बाकी मनोज सर, बंसोड़ सर जो जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद। वसुधा मैम जुड़ी थी, उनको भी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अश्विनी। थैंक यू थैंक यू सर। पुनः मिलेंगे इस आशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।